नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका धर्मवीर लाइव कार्यक्रम में। मैं हूं आपका दोस्त धर्मवीर। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियो सबसे पहले मिल सकें। वीडियो पसंद आने पर इसे लाइक और शेयर ज़रूर करें। दोस्तों, देश के सबसे बड़े राज्य उत्तर प्रदेश में पंचायत चुनाव के परिणाम जिस दिन से आए हैं उसी दिन से पूरे उत्तर प्रदेश में और दिल्ली तक राजनीतिक हलकों में सिर्फ एक ही चर्चा है कि क्या भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री आदित्यनाथ योगी को उनके पद से हटाने वाली है। और इस बात को सबसे ज़्यादा बल तब मिला जब कुछ दिन पहले देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, गृह मंत्री अमित शाह, उत्तर प्रदेश के सह संगठन मंत्री सुनील बंसल और उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री केशव प्रसाद मौर्य के बीच में एक महत्वपूर्ण मीटिंग हुई और उस बैठक में मौजूद थे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सह संघचालक दत्तात्रेय होसबोले। यह एक हाई प्रोफाइल मीटिंग थी और उस मीटिंग में योगी आदित्यनाथ को नहीं बुलाया गया था। तो उसके बाद ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ा है कि शायद उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को बदला जा सकता है। अभी कुछ दिन पहले ही भारतीय जनता पार्टी ने उत्तराखंड के मुख्यमंत्री बदले हैं और उत्तराखंड और उत्तर प्रदेश में एक साथ चुनाव होने वाले हैं। तो इसके बाद लोगों में ऐसी चर्चाओं ने जोर पकड़ लिया कि संभव है कि भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को भी बदलने वाली है, क्योंकि पंचायत चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को अपेक्षानुरूप परिणाम नहीं मिले। और इसके अलावा जिस प्रकार से कोरोना मैनेजमेंट उत्तर प्रदेश में हुआ है, जिस प्रकार से कोरोना के इलाज को लेकर बहुत ज़्यादा अफरा तफरी का माहौल रहा, उसके बाद लोगों में भारतीय जनता पार्टी के प्रति नाराज़गी बढ़ी है और भारतीय जनता पार्टी हाईकमान को भी इस बात का अंदेशा है कि आने वाला समय भारतीय जनता पार्टी के लिए उत्तर प्रदेश में आसान नहीं होगा। दोस्तों, आज के इस कार्यक्रम में हम इसी विषय पर बात करेंगे कि क्या भारतीय जनता पार्टी योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा सकती है और अगर उनको हटाती है तो भारतीय जनता पार्टी के पास क्या विकल्प बचते हैं। हम सभी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश के पंचायत चुनावों में भारतीय जनता पार्टी का जो रिजल्ट है वो अपेक्षानुरूप नहीं रहा है। पंचायत के स्थानीय चुनावों में समाजवादी पार्टी ने उल्लेखनीय प्रदर्शन किया है। इस वजह से भारतीय जनता पार्टी के ऊपर यह दबाव है कि अगले वर्ष होने वाले चुनाव से पहले उसको अपनी इमेज सुधारनी होगी। यही नहीं, कोरोना की सेकंड वेव ने उत्तर प्रदेश में बड़े लेवल पर तबाही मचाई है और चूंकि उत्तर प्रदेश में स्थानीय पंचायतों के चुनाव चल रहे थे, इस वजह से कोरोना हर गांव-गांव, घर-घर तक पहुंच गया और गांवों में चूंकि चिकित्सा की उतनी अच्छी व्यवस्थाएं नहीं हैं तो वहां पर कैजुअलिटीज की संख्या भी अच्छी खासी रही है। और इस सब के बीच में अगर आप ध्यान से देखें तो भारतीय जनता पार्टी से जुड़े हुए सांसद, विधायक तक ने बार बार हाईकमान को यह शिकायत की है कि कोरोना मैनेजमेंट के समय में उत्तर प्रदेश में चिकित्सीय व्यवस्थाओं का बहुत बुरा हाल था। कोई एक विधायक या सांसद ऐसा नहीं है, दर्जन भर विधायक और सांसदों ने सार्वजनिक तौर पर उत्तर प्रदेश सरकार की आलोचना की है कि वह इस संकट के समय पर ना तो स्थानीय निवासियों को बेड दिला पाई, ना ही ऑक्सीजन दिला पाई, ना आईसीयू थे, ना वेंटिलेटर्स थे, एम्बुलेंस आने में 5-5, 6-6 घंटे लग रहे थे। और जहां तक कि प्रदेश के दावर मंत्री ब्रजेश पाठक हैं, उन्होंने तो लखनऊ के कमिश्नर के ऊपर ही आरोप लगा दिया था कि लखनऊ के कमिश्नर किसी का भी फोन अटेंड नहीं करते हैं और उनके पास कोरोना से संबंधित किसी भी तरीके की कोई व्यवस्था नहीं है, जबकि लखनऊ उत्तर प्रदेश की राजधानी है। उत्तर प्रदेश की राजनीतिक अहमियत बहुत ज्यादा है। अगर आप बिना किसी गठबंधन के पूर्ण बहुमत पाना चाहते हैं तो उत्तर प्रदेश में 80 लोकसभा सीटों पर आपकी विजय होना बहुत जरूरी है। और भारतीय जनता पार्टी 2014 और 2019 के चुनाव में पूर्ण बहुमत से केंद्र में सरकार बनाने में कामयाब हुई, क्योंकि उसने उत्तर प्रदेश में बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया था। लेकिन इस बार समीकरण बदलते जा रहे हैं। जिस हिसाब से कोरोना के बाद लोगों में नाराजगी है,
जिस तरीके से कोरोना का मैनेजमेंट हुआ है, जिस तरीके से गंगा नदी में लाशें तैरती हुई दिखी हैं, गंगा नदी के किनारे लाशों को दफनाया गया है, और जिस तरीके का आक्रोश आम जनता में स्थानीय सरकार के खिलाफ दिख रहा है, उसके बाद भारतीय जनता पार्टी को यह स्पष्ट संदेश मिल रहा है कि आने वाले विधानसभा चुनाव भारतीय जनता पार्टी के लिए आसान नहीं होंगे। और अगर भारतीय जनता पार्टी उत्तर प्रदेश में सरकार बनाने में कामयाब नहीं रही तो संभव है कि 2024 के लोकसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी का गणित पूरी तरीके से गड़बड़ा जाए। कई मैगजीन, पत्रिका, अखबार यह सर्वे कर रहे हैं। इनके सर्वे के अनुसार अगर आज की डेट में उत्तर प्रदेश में चुनाव होते हैं तो समाजवादी पार्टी स्पष्ट बहुमत के साथ चुनाव जीत रही है और समाजवादी पार्टी आने वाले विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को क्लियर टक्कर देगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। क्योंकि जो कुछ बंगाल में हुआ है, मुस्लिम वोटर्स एक तरीके से भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ वोटिंग करते हैं, तो बंगाल में उन्होंने वोटिंग की है और भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि उत्तर प्रदेश में भी सभी मुस्लिम वोट्स एक जगह जाएंगे और उन मुस्लिम वोटों के लिए समाजवादी पार्टी से बेहतर कोई चॉइस नहीं है। उनके पास यादव वोट बैंक फिक्स है, मुस्लिम वोट बैंक उनके पास है ही। राष्ट्रीय लोकदल समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ा हुआ है और राष्ट्रीय लोकदल के समाजवादी पार्टी के साथ जुड़ने की वजह से पश्चिमी यूपी में जो जाट बेल्ट है उसमें काफी हद तक समाजवादी पार्टी के लिए वोट आने की संभावना है। अब वो राष्ट्रीय लोकदल के चुनाव चिन्ह पर आएंगे या समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह पर आएंगे, वह तो आने वाला समय बताएगा कि ये सीटों का किस तरीके से डिस्ट्रीब्यूशन करेंगे। लेकिन किसानों में जिस तरीके की नाराजगी है, खासतौर से मोदी सरकार से जो नए कृषि कानून आए हैं उसकी वजह से किसानों में और जाट कौम के अंदर भारतीय जनता पार्टी के खिलाफ गंभीर नाराजगी है, जिसका नेतृत्व राकेश टिकैत करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी यह जानती है कि 2022 का चुनाव उसके लिए आसान नहीं होने वाला है, क्योंकि किसान कानूनों की वजह से पश्चिमी यूपी पूरी तरीके से भारतीय जनता पार्टी से नाराज है। और इसके अलावा हम पहले से जानते हैं कि पूर्वी यूपी में समाजवादी पार्टी का काफी स्ट्रांग होल्ड है। तो अगर समाजवादी पार्टी पूर्वी यूपी को जीत जाती है और आरएलडी की सहायता से पश्चिमी यूपी में भी वो भारतीय जनता पार्टी को रोकने में सफल हो जाती है, तो समाजवादी पार्टी को विधानसभा चुनाव जीतने से कोई नहीं रोक पाएगा। क्योंकि समाजवादी पार्टी का इंटैक्ट वोटर है मुस्लिम्स प्लस यादव। अब सिर्फ इसमें जाट या फिर कुछ वोट ब्राह्मणों के या ठाकुरों के मिल जाते हैं तो उसके बाद समाजवादी पार्टी के लोगों की राह बहुत आसान हो जाएगी। और यही सबसे बड़ी टेंशन है जो भाजपा हाईकमान को परेशान कर रही है। तो इन सारे समीकरणों के मद्देनजर भारतीय जनता पार्टी में टॉप लेवल पर इस तरीके की सुगबुगाहट है कि उत्तर प्रदेश में कुछ ना कुछ मैनेजमेंट में परिवर्तन किया जाए। लेकिन मैं आपको स्पष्ट बता दूं कि योगी आदित्यनाथ को बदलने की कोई संभावना दूर दूर तलक नहीं है। हमें यह ध्यान देने की जरूरत है कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4 वर्ष के अंदर अपनी छवि हिंदू हृदय सम्राट की गढ़ी है। और अगर नरेंद्र मोदी के बाद भारतीय जनता पार्टी में प्रधानमंत्री पद की कोई दूसरी चॉइस ऐसी है जिसके बारे में भारतीय जनता पार्टी के सभी समर्थक एकमत हो सकते हैं, तो वह नाम है योगी आदित्यनाथ का। तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ भी यह जानता है और भारतीय जनता पार्टी भी यह जानती है कि अगर योगी आदित्यनाथ को मुख्यमंत्री पद से हटा दिया तो 2024 या फिर इसके बाद आने वाले किसी दूसरे चुनाव में उनके पास इस तरीके का कोई भी फायर ब्रांड नेता ऐसा नहीं बचेगा जो कि नरेंद्र मोदी को रिप्लेस कर सके। योगी आदित्यनाथ को भाजपा हाईकमान इतनी आसानी से नहीं हटा सकती है, क्योंकि कोरोना के मामले में भाजपा हाईकमान से जुड़े प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और देश के गृह मंत्री अमित शाह का प्रदर्शन भी कोई उल्लेखनीय नहीं है। आप जम्मू से लेकर नीचे केरला तक आप चले जाइए, हर प्रदेश में जितने भी लोगों ने अपने नज़दीकी लोगों को खोया है ऑक्सीजन की कमी की वजह से, इलाज की कमी की वजह से, उन लोगों में भाजपा हाईकमान के लिए भी गंभीर नाराजगी है। तो भाजपा हाईकमान कोरोना के मिसमैनेजमेंट का बहाना बनाकर योगी आदित्यनाथ को नहीं हटा सकते हैं, क्योंकि अगर कोरोना फेलियर कोई समस्या है तो फिर सबसे बड़ी फेलियर अगर किसी एक नेता की है तो वो तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की है, क्योंकि वह वैक्सीन मिसमैनेजमेंट के लिए भी जिम्मेदार हैं, वह बाकी जो आपदा फैली है हॉस्पिटलों में, जो अफरा तफरी फैली है उसके लिए भी जिम्मेदार हैं। और यह सभी जानते हैं कि जब
कोरोना फैल रहा था तो देश के प्रधानमंत्री चुनावी रैलियां कर रहे थे। उस लिहाज से अगर आप देखें तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से पहले तो देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का हटना बनता है। तो भाजपा हाईकमान योगी आदित्यनाथ को प्रेस करके उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद से नहीं हटा सकती। लेकिन ये जो पूरी मीटिंग चल रही है और जो एक तनातनी का माहौल है हाईकमान और उत्तर प्रदेश सरकार के बीच में, उसकी जो एक वजह हमारी समझ में आती है वो है अरविंद शर्मा। अरविंद शर्मा ने आईएएस की जॉब से वीआरएस लिया, उसके बाद उन्होंने एमएलसी का नामांकन किया। उत्तर प्रदेश से वो आज की डेट में एमएलसी हैं और अरविंद शर्मा नरेंद्र मोदी कैंप के व्यक्ति माने जाते हैं। और ऐसी सुगबुगाहट है राजनीतिक हलकों में कि नरेंद्र मोदी और अमित शाह चाहते हैं कि अरविंद शर्मा को उत्तर प्रदेश में डिप्यूटी सीएम अर्थात उप मुख्यमंत्री बनाकर उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय दे दिया जाए, ताकि उत्तर प्रदेश पुलिस का भी वही मनमाना इस्तेमाल अमित शाह और नरेंद्र मोदी की जो जोड़ी है वो कर सके जो इस्तेमाल वह दिल्ली पुलिस का करते हैं। ऐसे बहुत सारी जांचें हैं जिनमें दिल्ली पुलिस ने बिल्कुल भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पर काम किया है। तो अमित शाह का प्रयास यही है कि कैसे भी अरविंद शर्मा उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री बन जाएं और उनको उत्तर प्रदेश का गृह मंत्रालय मिल जाए, ताकि उत्तर प्रदेश की पुलिस का भी वही इस्तेमाल किया जा सके जो इस्तेमाल अमित शाह दिल्ली पुलिस का कर पाते हैं। लेकिन हम सभी जानते हैं कि योगी आदित्यनाथ ने पिछले 4 वर्ष में उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने के लिए बहुत ज्यादा मेहनत की है। उन्होंने पुलिस के काम करने के तौर तरीकों में राजनीतिक हस्तक्षेप को काफी हद तक खत्म कर दिया है। पुलिस स्वतंत्रता के साथ काम करती है, बहुत सारे ऑनेस्ट अधिकारी उनकी अच्छी पोस्टिंग हुई है और अपराध के प्रति उन अधिकारियों की जीरो टॉलरेंस रहती है। मुख्यमंत्री का भी मैसेज साफ है। हम ये नहीं कह रहे कि 100% सब कुछ सही है, उसके बारे में तो खुद मुख्यमंत्री भी दावा नहीं कर पाएंगे, तो एक स्वतंत्र पत्रकार होने के नाते हम नहीं दावा कर सकते। लेकिन जिस तरीके के हालात उत्तर प्रदेश में पहले हुआ करते थे और जिस तरीके के हालात आज उत्तर प्रदेश में हैं, अगर आप गौर से देखें तो आप पाते हैं कि उत्तर प्रदेश पुलिस ने बहुत हद तक लॉ एंड ऑर्डर को मेंटेन करने में कामयाबी पाई है। लेकिन अब अमित शाह चाहते हैं कि यही उत्तर प्रदेश पुलिस उनके नीचे काम करे, सीधे उनके नीचे नहीं आएगी। लेकिन उन्होंने अरविंद शर्मा को उत्तर प्रदेश इसीलिए भेजा है कि उनको कोई प्रमुख पद दिया जा सके। और जैसी सुगबुगाहट राजनीतिक क्षेत्रों में है, अरविंद शर्मा को उप मुख्यमंत्री बनाकर गृह मंत्रालय दिए जाने की तैयारी है, जिसके लिए योगी आदित्यनाथ तैयार नहीं है। और पिछले कई महीने से उत्तर प्रदेश में मंत्रिमंडल का गठन इसी बात के लिए अटका हुआ है कि हाईकमान चाहता है कि अरविंद शर्मा उप मुख्यमंत्री बने और उन्हें गृह मंत्रालय मिले। लेकिन योगी आदित्यनाथ पुलिस की कमान किसी भी सूरत में किसी थर्ड पर्सन को नहीं देना चाहते। इसके अलावा ये पूरी मीटिंग्स और सुगबुगाहट किस बारे में चल रही है? स्वतंत्र देव सिंह, जो कि उत्तर प्रदेश भाजपा के अध्यक्ष हैं, उनके नेतृत्व में स्थानीय पंचायत का चुनाव हुआ है, जिसमें कि भारतीय जनता पार्टी का प्रदर्शन संतोषजनक नहीं रहा है। तो स्पष्ट है कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष स्वतंत्र देव सिंह को बदला जा सकता है और स्वतंत्र देव सिंह को केंद्र में अथवा राज्य में कोई मंत्री पद की जिम्मेदारी दी जाएगी और उनकी जगह पर केशव प्रसाद मौर्य, जो कि इस वक्त उत्तर प्रदेश के उप मुख्यमंत्री हैं, केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाया जाएगा। तो आप समझिए कि अरविंद शर्मा को डिप्यूटी सीएम की कुर्सी चाहिए, तो डिप्यूटी सीएम की जो कुर्सी है वह अरविंद शर्मा को मिलेगी। लेकिन वह कुर्सी वो नहीं होगी जो केशव प्रसाद मौर्य खाली करेंगे, वह कुर्सी दरअसल वो होगी जो दिनेश शर्मा खाली करेंगे। आप गौर करिए, अरविंद शर्मा भी ब्राह्मण वर्ग से आते हैं और दिनेश शर्मा भी ब्राह्मण वर्ग से हैं, और संभव नहीं है कि उत्तर प्रदेश में 2 उप मुख्यमंत्री बने रहें और दोनों ही ब्राह्मण हों। अरविंद शर्मा को अगर उप मुख्यमंत्री बनना है तो इस्तीफा दिनेश शर्मा को देना पड़ेगा। केशव प्रसाद मौर्य को प्रदेश अध्यक्ष बनाए जाने के बाद उनकी जगह किसी और व्यक्ति को उप मुख्यमंत्री बनाया जाएगा। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने संकट कई तरीके के हैं। पहला संकट तो यही है कि योगी आदित्यनाथ सरकार किसी भी सूरत में गृह मंत्रालय का कंट्रोल नहीं छोड़ना चाहती, वो नहीं चाहते कि अरविंद शर्मा को यह मंत्रालय दिया जाए। दूसरा संकट यही है कि दिनेश शर्मा और अरविंद शर्मा दोनों ब्राह्मण हैं, तो एक ही ब्राह्मण को उप मुख्यमंत्री
बनाया जा सकता है, तो दिनेश शर्मा को कहां पे एडजस्ट किया जाएगा, इसके बारे में मंथन चल रहा है। केशव प्रसाद मौर्य को अगर प्रदेश अध्यक्ष बनाते हैं तो उत्तर प्रदेश का दूसरा उप मुख्यमंत्री कौन होगा, इसके बारे में भी मंथन चल रहा है। हम यह भी जानते हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार के कई मंत्री कोरोना के दौरान उनकी मृत्यु हो गई है, तो उन मंत्रियों का रिप्लेसमेंट भी आने वाले मंत्रिमंडल विस्तार में देखा जाएगा। इसके अलावा कुछ मंत्रियों की कार्यप्रणाली में की वजह से भी गंभीर असंतोष है, ऐसे मंत्रियों की भी छुट्टी होगी। लेकिन अभी के लिए सबसे इंपॉर्टेंट बात आप ये समझिए, योगी आदित्यनाथ को रिप्लेस किए जाने की कोई संभावना नहीं है। जितना भी विवाद है वो इसी बात पर है कि अरविंद शर्मा जी को उप मुख्यमंत्री बनाए जाने के बाद गृह मंत्रालय मिलेगा या नहीं मिलेगा। चाहे अफवाहें कैसी भी उड़ें, खबरें कैसी भी आए, योगी आदित्यनाथ को भाजपा हाईकमान नहीं हटा सकता, ना ही वो हटाएगा, क्योंकि उनमें भारतीय जनता पार्टी अगले प्रधानमंत्री की छवि देखती है। हाँ, 2022 का चुनाव अगर योगी आदित्यनाथ हार जाते हैं तो उनके प्रधानमंत्री पद और उनके बीच में जो दूरी है वो बढ़ जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी के पास नरेंद्र मोदी के बाद योगी आदित्यनाथ से बड़ा कोई भी फायर ब्रांड हिंदू नेता नहीं है। तो स्पष्ट है कि योगी आदित्यनाथ तो कहीं नहीं जाने वाले। बाकी आने वाला समय यह बताएगा कि अरविंद शर्मा को गृह मंत्रालय मिलता है या नहीं मिलता है। दोस्तों, उम्मीद है आपको हमारा वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको हमारा वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट बॉक्स में लिखकर आप बताएं कि आपको कितनी प्रतिशत संभावना लगती है कि भाजपा हाईकमान योगी आदित्यनाथ को हटाएगी। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब करें, नोटिफिकेशन बेल प्रेस करें ताकि आपको हमारे वीडियोस सबसे पहले मिल सकें। आप मुझे धर्मवीर लाइव आईडी के साथ ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं। मैं मिलता हूं आपको अगले वीडियो में, तब तक मुझे दीजिए इजाजत। जय हिंद, जय भारत।